हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल और मैं हूं शादाब आलम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सीटेट की प्रिपरेशन हमारी चल रही है। सीटेट का सिलेबस हमारा चल रहा है। तो जो सीटेट में हमारी क्लासेस चल रही थी मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स की हमारी ज्यामिति कंप्लीट हो चुकी है। तो ज्योमेट्री वाला पोर्शन जो है वो हम कर चुके हैं और 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पाई है। जैसे ही कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे, तो 2-3 दिन से वीडियो नहीं आई, लाइव सेशन भी नहीं हो पाया। तो दरअसल मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी और मेरा गला भी बहुत ज्यादा खराब था। तो मैंने दरअसल आपको वैसे मैंने बता दिया था, जब मैंने लास्ट वीडियो की थी तब मैंने आपको ये बातें बता दी थी। तो इसीलिए जो है 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पाई है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। तो ये हमारी मैथमेटिक्स का टॉपिक है, जो हमारी मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही है उसके लिए। तो नंबर सिस्टम करेंगे और बेसिक तरीके से करेंगे, मतलब जो हमारा तरीका रहता है बिल्कुल बेसिक से लेके बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक हम करेंगे। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, तो इससे लगभग 2 प्रश्न जो है, ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ सीटेट में, बल्कि जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, यूपी टेट देख लो, केवीएस, डीएसएसबी या फिर एसएससी का कोई भी, मतलब नंबर सिस्टम इतना बेसिक चीज है जिससे आपका कोई ना कोई सवाल बनता ही बनता है। तो 1-2 सवाल तो इससे भी बनना ही है, और किस तरह के सवाल बनते हैं वो भी हम बीच बीच में ही बातें करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे किस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की, यानी कि संख्याएं किस किस प्रकार की आपकी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं होती कौन सी हैं? देखिए, जिन संख्याओं को, जो हमारे आसपास की वस्तुएं होती हैं या हमारी दुनिया में जो भी चीजें हैं, या ये कहेंगे जिन संख्याओं को हम गिनती के लिए यूज करते हैं। जब हम किसी भी चीज को गिनना शुरू करते हैं तो कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6, या फिर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। चाहे वो आप हिंदी में गिन रहे हो या इंग्लिश में गिन रहे हो, वो बात अलग है आपकी। लेकिन जब भी हम उन संख्याओं का गिनने में यूज करते हैं, मतलब वो अंक आपके, या वो संख्याएं जिनका इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में वस्तुओं को या चीजों को गिनने के लिए करते हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होगी? हमारी 1 से स्टार्ट होगी। तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो 1 2 3 4 5, मतलब जितनी भी आपकी ये जो संख्याएं हैं, और इसको अगर हम अनंत तक ले जाएं, तो ये सारी क्या होंगी? हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसके बाद हम बात करें पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं, जिसको पूर्ण संख्याओं को हम बोल रहे हैं होल नंबर्स। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें सिर्फ 0 ऐड कर दो। क्या करो? 0 ऐड कर दो। 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5, और इसको हम अनंत तक ले जाएं, तो ये कौन सी हो जाएंगी? हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। इसका मतलब यहां पे हमें एक पॉइंट ये देखने को मिला कि जो हमारा शून्य है, जो हमारा 0 है, वो 0 हमारा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इसमें कि जो 0 है हमारा, वो हमारा पूर्ण संख्या तो है, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सिंपल बात है, क्योंकि आप देख सकते हैं सारी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो आपकी पूर्ण संख्याओं में समाई हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इसमें 0 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले जो है सवाल हमारा 0 से बनता है, शून्य से। शून्य में इसी तरह के आपका प्रश्न आएगा कि शून्य जो है, और उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, या सम संख्या है, विषम संख्या है, या पूर्ण वर्ग। मतलब ऑप्शन में कुछ भी दे देगा, तो वहां पे आपको ध्यान से देखना होगा कि 0 किस टाइप की आपकी संख्या है। और हो सकता है 2 ऑप्शन उसमें करेक्ट हो, ए बी। ये भी हो सकता है कि वो पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या है। तो आपकी प्राकृतिक तो हो नहीं सकती शून्य, सिर्फ आपकी पूर्ण संख्या हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं हम सम संख्या की और विषम संख्याओं की। सम संख्याएं और विषम संख्याएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं सम और विषम के बारे में। तो ध्यान से आप देखते रहें, बहुत ही ऐसे ऐसे तथ्य हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। तो सम संख्याएं कौन सी होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2 से पूर्णतः कटने वाली संख्याएं क्या होंगी? सम संख्या। सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2 से पूर्णतः कटने वाली,
आप जानते हैं कटने वाली या विभक्त होने वाली, वो हम कोई भी शब्द उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली, यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक कहाँ होगी, जब आपको ऑप्शन में देगा कोई भी संख्या। एक ये प्रश्न आ भी चुका है आपके कि सम संख्याएं होती हैं, आपके सामने प्रश्न होगा सम संख्याएं होती हैं, और उसके नीचे उसने आपको ऑप्शन दिए होंगे 2 से कटने वाली संख्या, दूसरा ऑप्शन देगा वो 1 से कटने वाली संख्या, तीसरा ऑप्शन देगा 3 से कटने वाली संख्या, और एक ऑप्शन देगा वो आपसे 2 से पूर्णतः कटने वाली संख्या। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन के जो आपके ऑप्शंस होंगे वो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं, वहां पे देखना है। जल्दबाजी में बच्चे क्या करेंगे, सम संख्याएं कौन सी होती है, पहले ऑप्शन में भी दिख रहा है आपको 2 से कटने वाली संख्या, पहले ऑप्शन में दिखा, जल्दबाजी में पहले ऑप्शन को सही लगाया और आगे बढ़ गए। लेकिन वहां पे मिस्टेक होगी आपसे कि 2 से कटने वाली नहीं, बल्कि 2 से पूर्णतः कटने वाली। क्योंकि अगर मैं कहूं कि 5 है आपका, तो 5 आपका 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कैसे कटेगा, 2 दूनी 4 और पॉइंट लगाओ, 2 पंजे 10, 2.5 कट गया, लेकिन पूर्णतः नहीं कटा। पूर्ण रूप से पूर्ण संख्या हमारे पास नहीं आई है, हमारे पास 2.5 आया है, यानी कि 2.5 आया है हमारे पास। जबकि 4 को अगर हम विभक्त करें तो 2 दूनी 4, ये हमारी पूर्णतः कटी है। तो ये हमारी सम संख्या है, ना कि 5 हमारी सम संख्या है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि 2 से पूर्णतः कटनी चाहिए, ना कि सिर्फ कटनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो पहली, चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह की संख्याएं कौन कौन सी होंगी आपकी, जैसे पहली संख्या तो आपकी 2 हो गई, 4 हो गई, आपकी 6 है, आपकी 8 है। तो इस तरह की जो संख्याएं आपकी वो सारी हो जाएंगी आपकी सम संख्याएं। अब विषम संख्या कौन सी होगी, तो आप लोग समझ रहे हो, जब 2 से कटने वाली संख्याएं आपकी सम संख्याएं, तो जो 2 से नहीं कट रही हैं वो आपकी विषम संख्याएं हो जाएंगी। जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो इस तरह की जो संख्याएं आपकी वो क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब सम और विषम के बारे में थोड़े से तथ्य पढ़ते हैं, थोड़े से पॉइंट पढ़ते हैं। तो वो पॉइंट क्या है, जब आप किसी सम संख्या को गुणा करते हैं किसी सम संख्या से, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आपका एक सम संख्या आएगा। बिल्कुल लॉजिकल चीजें हैं, इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि इस पे सवाल बनते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप वहां पे कैलकुलेशंस करके देखें। तो इसलिए इन तथ्यों को आपको याद रखना पड़ेगा, यहीं से हम अभी समझ जाएंगे किस तरह से। जैसे कि सम और सम को आप गुणा करोगे तो आपके पास हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगी आपके पास। आप एक विषम संख्या को विषम से गुणा करोगे तो आपके पास एक विषम संख्या ही आएगी। देखिए ध्यान से, सम संख्या को सम से कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, सम ही संख्या आ रही है, और विषम को विषम से करेंगे तो विषम ही आएगी। लेकिन अगर एक संख्या विषम हो आपकी और दूसरी संख्या आपकी सम संख्या हो, तो आपके पास आएगी सम संख्या। और ये ऑलवेज होता है, यानी कि सदा होता है, हमेशा होगा आपका। ऐसा नहीं कि किसी जगह पे होगा और किसी जगह पे नहीं होगा। चलिए इसको करके देखते हैं किस तरह से। एक सम संख्या है और सम संख्या, 2 सम संख्याएं अगर मैं लूं, जैसे कि 4 लिया और 6 लिया, तो 4 6 24, और 24 क्या है आपका, एक सम संख्या है। यानी कि सम को जब सम से गुणा कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, सम संख्या। उसी तरह से अगर आप विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करते हैं, जैसे कि मैं 3 को 5 से करूं, 3 भी हमारी विषम है और 5 भी हमारी विषम है, तो 3 पंजे कितना आएगा हमारा, 15, और 15 भी क्या है आपकी विषम संख्या है। तो ये आप चाहे कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे कि आप 3 और 7 ले लो, तो 3 सत्ते कितना आएगा आपका 21, 21, और 21 क्या होगा आपका विषम संख्या होगा। इसी तरह से अब यहाँ पे देखते हैं, एक विषम है और एक सम है, तो 2 संख्याएं लेते हैं, जैसे कि 6 एक सम संख्या है और एक विषम लेता हूं मैंने ले लिया 3, तो क्या आएगा हमारा 6 या 18, तो क्या आया ये सम संख्या। तो इस तरह से आप देखें इसको ध्यान से, जो भी यहाँ पे लॉजिक लिखे हुए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। सम और सम को गुणा कर रहे हैं तो सम आ रहा है, विषम विषम को विषम आ रहा है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं, एक विषम है एक सम है, तो हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। इसी तरह से आप उनको जोड़ के भी देख, आप सम संख्या को सम संख्या से जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा आपका सम संख्या। आप एक विषम संख्या को विषम से जोड़ोगे तो भी क्या आएगा आपका सम संख्या। तो इसमें बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, जो गुणा में आपका तरीका लग रहा है वो इसमें नहीं लग रहा है, क्योंकि हम विषम को विषम से अगर गुणा करते हैं तो विषम मिल रही है, लेकिन अगर जोड़ते हैं विषम को विषम से तो सम संख्या मिलती है। इसी तरह से अगर एक विषम संख्या है और एक सम संख्या है,
तब क्या आएगा आपका विषम संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक जैसी संख्या है, चाहे वो विषम हो या सम हो, जैसे कि सम है और सम है तो सम ही आएगी आपकी। अगर एक जैसी संख्याएं हैं तो सम संख्या मिलेगी, और अगर अलग अलग संख्याएं हैं तो विषम संख्या मिलेगी। जैसे कि अगर मैं 2 और 4 को जोड़ता हूं तो भी हमारे पास क्या आएगा 6, और अगर मैं 3 और 5 को जोड़ता हूं तो क्या आ रहा है 8, यानी कि दोनों स्थितियों में सम संख्या है। लेकिन अगर मैं अलग अलग कर दूं, एक मेरे पास सम संख्या है 6 और एक मेरे पास विषम संख्या है 7, तो क्या आएगा मेरे पास 6 और 7 13, यानी कि विषम संख्या। तो इन लॉजिक्स को आपको याद रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जरूरी है। देखिए भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं होती क्या क्या हैं और इनके साथ में कौन कौन से तथ्य हमारे जुड़े हुए हैं, उनको ध्यान से देख लेते हैं। पहली चीज भाज्य संख्याएं, पहली चीज तो मैं ये बता दूं, चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य हो, इन दोनों संख्याओं की एक विशेषता है कि इनके मिनिमम 2 गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? मिनिमम 2 गुणनखंड होंगे। 2 गुणनखंड मिनिमम होंगे, यानी कि अगर मैं एक की बात करूं, एक की जो आपकी एक संख्या है, तो अगर आप इसके गुणनखंड करें तो ये सिर्फ स्वयं है, इसका कोई गुणनखंड नहीं है। इसलिए एक जो है वो ना तो आपकी भाज्य संख्या है और ना ही आपकी अभाज्य संख्या है। तो एक को हम हटा देते हैं, और इसको आपको तथ्य को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक जो होता है हमारा वो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य। ये एक अकेली ऐसी संख्या है पूरी काउंटिंग्स में, यानी कि 0 से लेके अनंत तक में सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो ना तो आपकी भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब आगे चलते हैं। तो भाज्य संख्याएं आपकी वो होती हैं जिसके मिनिमम 3 गुणनखंड हो, मिनिमम 3 और ज्यादा हो सकते हैं। तो एक तो वह संख्या आपकी 1 से कटनी चाहिए, दूसरी वह स्वयं से कटनी चाहिए, और तीसरी उसका कोई अन्य गुणनखंड होना चाहिए। जैसे हम बात करें, एक तो है ही नहीं तो एक तो हम हटा देते हैं। अगर हम 2 की बात करें तो 2 को हम देखते हैं कि 2 1 से कट जाएगा, आपका 1 से कट जाएगा, स्वयं से भी कट जाएगा, लेकिन 2 का कोई अन्य तीसरा गुणनखंड ऐसा नहीं है जो 2 को विभाजित कर दे। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 आपकी भाज्य संख्या नहीं है। अगर हम बात करें 3 की, तो 3 जो है वो आपका 1 से कट जाएगा, 3 जो है वो स्वयं से भी विभक्त हो जाएगा, लेकिन 3 का कोई तीसरा ऐसा गुणनखंड नहीं है जो 3 को विभाजित कर दे। 1 है और स्वयं है, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 को काट दे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 जो है वो भी हमारा भाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो 4 जो है वो हमारा 1 से कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, लेकिन इसका एक और गुणनखंड है और वो है 2। ये 4 जो है आपका वो 2 से भी कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी भाज्य संख्या है। तो यहां से हमें सबसे पहली चीज क्या मिली कि जो हमारी भाज्य संख्याएं हैं वो शुरू कहां से हो रही है, 4 से। कहां से? 4 से। तो यहां एक तथ्य मिला कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है आपकी, 4 है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अधिकतर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो बोलते हैं 2 है, 2 को लिख के और निकल लेते हैं। तो वो सोचते हैं कि जो 2 से कट गई वो सारी की सारी क्या होगी, आपकी भाज्य होगी, जबकि ये गलत है। आपकी भाज्य संख्याओं का सिद्धांत ये है जो मैं अब आपको बता रहा हूं कि उसके मिनिमम 3 गुणनखंड होने चाहिए। एक तो वो 1 से कटनी चाहिए और स्वयं से, और फिर एक और कोई भी होना चाहिए। अब इसके बाद जैसे हम बात करें 5 की, तो 5 भी आपकी ऐसी संख्या है जिसका कोई तीसरा गुणनखंड नहीं है, इसलिए 5 भी आपकी भाज्य में नहीं आएगी। उसके बाद है आपका 6। तो 6 जो है वो आपका 1 से कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, और इसके एक और गुणनखंड है, ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। इसका मतलब इसके 4 गुणनखंड है, मतलब ये है मिनिमम 3 होने चाहिए, तो ये आपकी भाज्य है। इसी तरह से आपका 8 है, आपका 9 भी है, और आपका 10 है, आपका 12 हो गया। इस तरह से जो है ये संख्याएं आपकी चलती रहेंगी। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो जैसे कि हमने भाज्य के बारे में जाना है कि इसके 3 गुणनखंड मिनिमम होने चाहिए, तो अभाज्य संख्याओं में आपके मिनिमम 2 गुणनखंड होने चाहिए, इसके 3 गुणनखंड नहीं होंगे। या ये कह सकते हो कि जो संख्याएं आपकी भाज्य नहीं है वो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो कौन कौन सी होगी, जैसे कि आपकी 2 हो गई,
क्योंकि 2 जो है 2 के 2 गुणनखंड तो है, तीसरा नहीं है, इसलिए 2 आपकी अभाज्य में आ जाएगी। उसके बाद आपका 3 हो गया, उसके बाद आपका 5 हो गया, 7 हो गया आपका, और हो गया 11 हो गया आपका, 13 हो गया। तो ये संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? आपकी अभाज्य संख्याएं। तो अब यहाँ पे एक तथ्य और मिलता है हमें देखने को। सबसे छोटी जो आपकी भाज्य संख्या है वो है आपकी 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है 2। ये सवाल सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये सवाल आपका मैं कहता हूं 80% एग्जाम्स में तो आता ही आता है। अभी हमारा यूपीटेट का पेपर हुआ था आपका लास्ट दिसंबर में 2018 में, उसमें भी ये प्रश्न आपका आया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। और एक मेन तथ्य इसका ये है कि 2 एक अकेली सम संख्या है जो आपकी अभाज्य संख्या है, समझ लो। 2 अकेली एक ऐसी संख्या है, 2 एक अकेली सम अभाज्य संख्या है, यानी कि सम अभाज्य संख्या है। तो अगर आप इसको गौर करें तो आपकी जितनी भी ये अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी कैसी हैं? विषम है। देखो 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, 11 विषम है। आगे भी आप देखोगे सारी संख्याएं क्या आएंगी? विषम ही आएंगी। लेकिन सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है। तो ये सिर्फ ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मतलब पॉइंट है आपका, तो इसको आप ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं और इसके बारे में कुछ और तथ्य आप जानते हैं। देखो अभाज्य संख्याओं की हम बात कर रहे हैं, तो अभाज्य संख्याओं के बारे में और थोड़े से तथ्य जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है, कितनी है, उसके बाद 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है, 1 से 75 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है आपकी, और 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है आपकी। क्या करोगे अब? आपको ये तो पता है कि अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी है, मतलब आप देख लोगे कि मिनिमम 2 गुणनखंड हो और तीसरा ना हो। लेकिन अब ये सवाल 4 सवाल है आपके सामने, ये मिनिमम मैं मान रहा हूं कि 4 सवाल है। इन 4 सवालों को अगर आप इस तरह से उनको ढूंढ के गिनती में से और निकालने की कोशिश करोगे, मिनिमम 15-20 मिनट आपको लग जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे। लेकिन उस ट्रिक को बताने से पहले एक बार आप सब लोग बोलिए आई लव यू। अरे सर ये क्या बोल दिया आपने? अरे भाई यही ट्रिक है आपकी। चलिए बताता हूं कैसे। देखिए अगर मैं आपको कहूं, ये आप लिख लीजिए, क्या लिखोगे? आई लव यू। मतलब, और ये एक ऐसी ट्रिक है जिसको आप कभी भूलने वाले भी नहीं हो। तो देखिए किस तरह से काम करेगी। आई जो है वो आपका अल्फाबेट में कौन से नंबर पे आता है? तो अगर आप बताएं मुझे कौन से नंबर पे आता है आपका? 9 नंबर पे। इसको हम बीच में से हटा देते हैं। आपका वाई कौन से नंबर पे आता है? 25 पे। ओ कौन से नंबर पे आता है आपका? आपका ओ आता है 15 नंबर पे। और यू कितने पे आता है आपका? 21 पे। तो ये आपको याद होने चाहिए कौन से नंबर पे कौन सा आ रहा है। तो अगर हम इसमें देखें, देखिए 9, 25, 15, ओ 15 पे आ रहा है और यू आपका 21 पे आ रहा है। 1 से 25 यानी कि 25 इनमें सबसे छोटी संख्या है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 9 है। लिख दो 9। 1 से 50 तक की इससे बड़ी कौन सी है आपकी? 15। लिख दो 15। इससे बड़ी कौन सी है आपकी? 21। लिख दो 21। इससे बड़ी कौन सी है आपकी? 25। लो जी हो गया सॉल्व। लगे क्या 15 सेकंड? 15 कहता हूं मैं, 10 भी नहीं लगेंगे, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं आपकी 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 के बीच में आपकी 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 75 के बीच में आपकी 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से 100 के बीच में आपकी 25 यानी कि 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। और दूसरी बात, वो जरूरी नहीं कि आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा कि 1 से 75 तक के बीच की ही बताओ। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1 से 95 तक की बताओ, पूछ लेगा आपसे। 1 से 95 के बीच की अभाज्य संख्या है, कैसे निकालोगे? इसी तरह से निकालोगे। देखो आपको ये तो पता चल गया कि 1 से 100 तक कितनी है? 25 है। तो अब आपको ये देखना है कि 95 से और 100 के बीच में कितनी है। तो अगर मैं बात करूं 96 यानी कि 96, तो 96 आपका बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि भाज्य संख्या है। और अगर बात करें 97, 97, तो 97 आपका नहीं कटेगा। पहली चीज तो ये, एक अभाज्य संख्या तो हो गया हमारी 97। 98 आपका कट जाएगा, और 99 भी आपका कट जाएगा 3 से, 100 भी आपका कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि 95 और 100 के बीच में सिर्फ एक ही संख्या है जो आपकी अभाज्य है, तो एक संख्या को 25 में से घटा दो। लो जी, 1 से 95 तक की कितनी आ गई आपकी 24 संख्या है। इस तरह से आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछ ले कि 50 से 75 के बीच में कितनी है 50 से 75 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, आपको पता है 1 से 50 के बीच में कितनी है 15 है, और 1 से 75 के में कितनी है 21, तो 21 में से 15 माइनस कर दो, कितना बचा आपके पास 6 बचा। यानी कि 50 से 75 के बीच में आपकी कितनी अभाज्य संख्या है 6 अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से आप इसमें आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो दो टाइप होते हैं इसके आपके, एक तो परिमेय होगी आपकी और एक कौन सी होगी अपरिमेय। तो वैसे आप लोग जानते होंगे कि होती क्या है, तो जो लोग जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और जो लोग नहीं जानते उनको पता चल जाएगा। तो बिल्कुल जो है ध्यान से देखते रहें। देखिए, परिमेय संख्याएं आपकी वो होती हैं जिन संख्याओं को आप p अपॉन q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। किसमें p अपॉन q के रूप में आप लिख सके। लेकिन वहां पे एक शर्त है आपकी कि q जो है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q इज नॉट इक्वल टू 0, शून्य है। तो सिर्फ इतनी ही शर्त है आपकी, चाहे आपकी कोई सी भी संख्या हो उसको आप अंश अपॉन हर, ऊपर वाले को क्या कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। लेकिन यहाँ पे आपका हर जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी संख्या हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम संख्याएं देखें, जैसे कि 2/3 है आपका, 4/5 है, 1/3 है, 7/9 है, 8/4 है, मतलब ये संख्याएं कोई सी भी संख्याएं हो जो आपकी इस तरह से या p अपॉन q के रूप में लिखी जा सकती हैं, वो सारी आपकी क्या है परिमेय संख्याएं हैं। आपकी शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका नीचे वाली संख्या जो है वो आपकी शून्य या 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें और भी पहचान करेंगे, जरूरी नहीं कि वो आपको सरल भिन्न के रूप में लिख के दे देगा, उसमें वो आपको दे सकता है पॉइंट में। तो अगर संख्या आपके पास आए 0.03, तो ये क्या है परिमेय है कि अपरिमेय है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये भी आपकी परिमेय है। कैसे, देखो यहां से शून्य हटाओ, नीचे 2 0 लगा, बन गई p अपॉन q के रूप में। यही तो होता है, मतलब जितने अंकों के बाद आप पॉइंट हटाते हो उतने 0 नीचे लगा देते हो, तो इस तरह से बन जाएगी सॉरी। उसके बाद आपकी जो है बार कोष्टक वाली भी कुछ संख्याएं आती हैं, जैसे कि आपकी 0.23 है और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इस तरह से बार वाली संख्याएं भी वो दे सकता है। तो इसका नियम ये होता है कि आप उस बार को हटाएं और उसके नीचे 9 लगा दें, तो ये आपका जो हो जाएगा इस तरह से जो है ये आपकी रेशनल यानी कि आपकी परिमेय संख्या बन जाएगी। तो ये किस तरह से जो है 9 क्यों लगाते हैं वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो काफी लंबी स्टोरी है इसकी। इसी तरह से आपको दे सकता है अंडररूट में। तो अंडररूट में अगर आपके पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे कि 4 हुआ आपका, 9 हुआ या 25 हुआ, तो ये आपकी जो है परिमेय हो जाएंगे, क्योंकि जब आप इसको बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 5। और आपको परिमेय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इनके नीचे 1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 लगाने से किसी भी संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां से हमें एक तथ्य और देखने को ये मिला कि हमारी जो हमारी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब आपकी परिमेय के अंदर आ सकती हैं, क्योंकि उन सब के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो उनके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और वो p अपॉन q का यानी कि अंश बटे हर का रूप भी आपका धारण कर लेंगे। तो ये आपकी सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या भी हो सकती है। या फिर हम 2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4/2, तो ये भी तो आपकी प्राकृतिक संख्या है, जबकि इसके मान में कोई परिवर्तन आपका नहीं हुआ। तो इस तरह की संख्याएं भी हमारी हो सकती हैं परिमेय संख्याएं। अब अगर बात करें अपरिमेय संख्याएं की, तो जिन संख्याओं को हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो आपकी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। किस तरह से जैसे आपकी कोई पॉइंट में संख्या है, जिस तरह से हमने 1.03 लिखा था, अगर ये संख्या लास्ट में रुके ही नहीं, जैसे कि 0.23146821, इस तरह से मतलब ये आगे बढ़ती चली जाए अनंत तक, तो इसको हम कभी भी नहीं बोल सकते कि ये संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। क्योंकि अगर हम यहाँ से शून्य हटा के नीचे 0 लगाएं भी तो कितने लगाएंगे हमें पता ही नहीं कि वो संख्या लास्ट कहाँ पे हो रही है, अनंत तक जा रही है, तो शून्य कहाँ तक लगा सकते हैं, कहीं तक नहीं लगा सकते। इसलिए इस तरह की संख्याएं कभी भी आपकी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, हमेशा अपरिमेय रहेंगी। इसी तरह से कुछ अंडररूट वाली हमारी
संख्याएं होती हैं, जैसे कि √2 हुआ आपका, √3 हुआ, √5 हुआ, तो ये जो आपकी वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं, वर्ग के अंदर, वर्गमूल के अंदर, तो ये भी आपकी अपरिमेय होंगी, क्योंकि जब आप इनको बाहर निकालोगे तो इनका भी कोई पूर्ण संख्या बाहर निकल के नहीं आएगी, बल्कि पॉइंट के बाद जो है इनमें आगे जो है संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी और उनका लास्ट कहीं भी नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं जो आपकी अनंत तक जाती है, मतलब पॉइंट के बाद जो है उनका वो कहीं भी स्टॉप नहीं लेती, वो सारी आपकी अपरिमेय हो जाती हैं। और इसका सिद्धांत यही है कि उनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये थी आपकी अपरिमेय और परिमेय संख्याएं। अब एक चीज और देख लेते हैं छोटी सी, और इसको वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। चलिए करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आपका एक पॉइंट रह गया इसमें। देखिए अपरिमेय और परिमेय के बारे में, तो एक चीज होती है या एक संख्या है हमारी जिसको हम बोलते हैं पाई। तो पाई के बारे में जो है काफी कंफ्यूजन लोगों को रहता है, इसलिए मैं इसको बता दूं कि पाई जो है वो परिमेय जाएगी या अपरिमेय जाएगी। तो इसमें लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। पहली चीज तो ये कि पाई जो है वो सिर्फ एक चिन्ह है, मतलब एक संकेत है आपका, एक सिंबल है, और उसका जो मान होता है आपका, वो होता है आपका 22/7 3.14। तो ये आपका इसका मान होता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पाई का सिंबल है, जो पाई जिसको हम बोल रहे हैं, वो पाई तो हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय होती है। लेकिन जो उसके मान होते हैं ये आपके परिमेय होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका चिन्ह है पाई का, वो आपका अपरिमेय है, लेकिन उसके जो मान है वो आपके परिमेय है। किस तरह से? देखो 22/7 भाई सीधा लिखा हुआ है, तो आपको दिख रहा है P/Q के रूप में लिखा हुआ है, और नीचे शून्य भी नहीं है, तो सीधा परिमेय संख्या है। तो लोग कहते हैं भाई ये पाई का मान है इसलिए नहीं होगा, कि बिल्कुल गलत बात है, ये आपका परिमेय संख्या ही है। और अगर हम बात करें 3.14 की, तो ये भी आपका, क्योंकि इसके इक्वल है इसलिए परिमेय है। या फिर अगर हम इसको हटाएं भी पॉइंट को, तो नीचे 100 लिख दो, यानी कि 2 अंक के बाद हम 0 हटा रहे हैं, तो 2 0 लगा दो, वो बन गई लोग परिमेय संख्या। तो ये जो मान होते हैं वो आपके परिमेय होते हैं, जबकि आपका सिंबल जो है वो अपरिमेय है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं सहअविभाज्य संख्याएं। तो कुछ आपकी संख्याएं होती हैं सहअविभाज्य संख्याएं, या उनको हम बोलते हैं युग्म संख्याएं भी बोलते हैं। तो जैसे कि आपकी 3 और 5 है, 2 संख्याएं, उनको मैंने ब्रैकेट में इस तरह से लिखा है, और इस तरह से ही आपको लिख के भी आएगा अगर प्रश्न है। ये आपकी सहअविभाज्य संख्याएं हैं। तो इनकी विशेषता ये है कि इनका जो महत्तम समापवर्तक आपका होगा, क्या होगा? महत्तम समापवर्तक वो सिर्फ एक ही होगा, एक के अलावा और कोई संख्या हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात ये है कि ये दोनों संख्याएं आपकी आपस में डिवाइड नहीं होती, पूर्णतः, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती, यानी कि पूर्ण विभक्त नहीं होती। तो अगर हम देखें इनका महत्तम समापवर्तक निकाल के, तो अगर मैं 3 के गुणनखंड करूं तो क्या होगा आपका 3 गुना 1, और 5 के करूं तो क्या होगा आपका 5 गुना 1, यानी कि इनमें जो कॉमन है वो क्या है? सिर्फ 1 है। तो सिर्फ एक ही लघुत्तम इसका महत्तम समापवर्तक हुआ। और अगर हम बात करें 5 को 3 से डिवाइड करने की, तो ये कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये क्या है आपकी? ये सहअविभाज्य संख्याएं हैं। अब इसी तरह से और संख्याएं लेते हैं, जैसे कि आपकी 7 और 9 है सॉरी। तो 7 और 9 में अगर मैं 7 को फैक्टर करूं तो क्या आएगा? 7 गुना 1, और 9 के फैक्टर करूं तो क्या आएगा? 3 गुना 3 गुना 1। इनमें भी कॉमन क्या है आपका? सिर्फ 1 है, यानी कि इनका महत्तम समापवर्तक क्या हुआ आपका? सिर्फ 1 हुआ। और ये संख्याएं भी आपकी आपस में गुणा नहीं हो सकती, समझ रहे हो? तो ऐसी संख्याएं जिनकी आपस में गुणा नहीं होती है, मतलब आपस में विभक्त नहीं होते हैं, और उनका महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 ही रहेगा, तो वो आपकी होती हैं सहअविभाज्य संख्याएं। अब इसका प्रश्न किस प्रकार से आएगा? इसका प्रश्न बनेगा आपको एक प्रश्न वो दे देगा, सहअविभाज्य संख्याएं छांटिए, मतलब छांटने के लिए आपके लिए आएंगी। जैसे कि उसने लिखा सहअविभाज्य संख्या, और आपको 4 ऑप्शन देगा। पहले ऑप्शन में देगा वो आपको 2, 4, दूसरे में देगा वो 5 और 15, चौथे में तीसरे में दे देगा वो आपको 4 और 16, और फोर्थ ऑप्शन में वो आपको दे देगा 7 और 11। तो इस तरह से आप अगर इसको देखें
तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे अगर आप इसका महत्तम समापवर्तक की बात करोगे तो यहाँ पे महत्तम समापवर्तक आपका निकल के आ जाएगा 2, और ये संख्याएं आपस में डिवाइड भी हो जाएंगी क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा आपका। अगर हम इसको देखें तो यहाँ भी महत्तम समापवर्तक आपका निकल के आ जाएगा 5, और 5 की डिवाइड भी हो जाएगा आपका 15 कट भी जाएगा। और यहाँ पे देखें हम तो ये 4 जो है वो भी आपका 16 से कट भी जाएगा। इनका जो महत्तम समापवर्तक है वो भी आपका 4 निकल के आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 7 जो है आपका वो आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा, 11 7 से डिवाइड नहीं होगा, और यहाँ पे महत्तम समापवर्तक भी आपका 1 ही आएगा। तो इसका मतलब सहभाज्य संख्याएं कौन सी हुई आपकी, 7 और 11। अब इसको पहचानने की एक ट्रिक है, बहुत ही छोटी सी है और आई थिंक काम करती है, तो देख लीजिए क्या ट्रिक है और बहुत ही आसानी से आप छांट सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें देखने को यह मिलता है कि जो आपकी सहभाज्य संख्याएं होती हैं वो हमेशा आपकी विषम संख्याएं होती हैं। ध्यान से देखें, वो हमेशा आपकी दोनों विषम संख्याएं होती हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि आपकी जो सहभाज्य नहीं है वो हमेशा सम ही होंगी, वो भी विषम हो सकती हैं। जैसे कि आपकी 5 और 15 है, दोनों विषम है और आपकी सहभाज्य भी नहीं है। लेकिन कह सकते हैं कि अधिकतर चांसेस में ये जो होंगी आपकी सहभाज्य संख्याएं वो हमेशा आपकी विषम ही होंगी। तो अगर हम इस चीज को भी ध्यान में रखें तो हमारे 2 ऑप्शन तो कम से कम खत्म हो रहे हैं। जैसे हम देखेंगे भाई ये सम है, ये भी सम है, तो ये 2 तो हो नहीं सकते, तो 2 तो आपके हट गए, यानी कि आपका आधा सवाल बचा है। तो आप आधे को ही सॉल्व करके देखोगे 2 ऑप्शन को, तो आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो चलिए, आई थिंक आपको ये चीजें समझ आ गई होगी और बहुत ही अच्छी वीडियो थी। तो आपको पसंद भी आई होगी तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कैसी लगी वीडियो। और थोड़ा मेरी आवाज में प्रॉब्लम थी और मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी, तो इसलिए 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी और अभी भी जो है पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो चलिए, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूं और आगे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो जो लोग भी नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, ऐसे ही आपको लाते रहेंगे अच्छी वीडियोस आपके लिए, और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जो है हम आपकी तैयारी कराएंगे। तो साथ में बने रहें। और जो लोग भी जो भाई पुराने हैं और जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियोस को शेयर करते रहें अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, अपने सर्कल्स में, सब जगह जो है सभी लोगों तक पहुंचाते रहें। तो जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की क्वालिटेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।